अगर आप एक डायबिटिक या शुगर के पेशेंट हैं और मेटफॉर्मिन का इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर भी थकन, कमजोरी या हाथ पांव में सुनपन महसूस होता है, तो जरा रुकिए, ये वीडियो आपके लिए है। हो सकता है मसला शुगर का नहीं बल्कि उस मेडिसिन का है जो आपको ठीक करने के लिए दी जा रही है। मेटफॉर्मिन एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, लेकिन इसके साथ एक खास विटामिन को मॉनिटर ना किया जाए तो ये बॉडी के अंदर खामोशी से विटामिन B12 की कमी का बायस बनती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मलिक अहमद जफर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द ज़ेफ डोज, जहां हम सिर्फ शुगर को कंट्रोल नहीं करते बल्कि आपको हेल्थ चैंपियंस बनाते हैं। हेल्थ चैंपियन वो होता है जो अपनी मेडिसिन का फायदा भी समझता है और उसके हिडन नुकसान से भी अपने आप को बचाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मेटफॉर्मिन बेसिकली इनसाइड द बॉडी करती क्या है। मेटफॉर्मिन एक एंटी हाइपरग्लाइसेमिक मेडिसिन है कि जो डायबिटिक पेशेंट में जो ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है नॉर्मल लेवल से, उसको नॉर्मलाइज कर किन तरीकों से करती है। सबसे पहले तो ये ब्लड शुगर लेवल को कम करती है इनसाइड द बॉडी। सेकेंडली ये कि जो लीवर ग्लूकोज बना रहा है इनसाइड द बॉडी उसको कम करती है। थर्डली ये कि बॉडी सेल्स को इंसुलिन के लिए ज्यादा सेंसिटिव बनाती है ताकि बॉडी के अंदर जो है वो इंसुलिन जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस हो और जो ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हुआ है नॉर्मल लेवल से उसको नॉर्मलाइज किया जाए। इसलिए मेटफॉर्मिन टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट या शुगर के पेशेंट के लिए एक दी बेस्ट फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट थेरापी है। मेटफॉर्मिन इटसेल्फ एक बुरी मेडिसिन नहीं है, लेकिन इसका लंबे अरसे के इस्तेमाल के असर को समझना बेसिकली बहुत जरूरी है। सो वीडियो को लास्ट तक मस्ट वॉच करिएगा। एट द एंड मैं विटामिन B12 के सप्लीमेंट के अकॉर्डिंगली भी बात करूंगा और उसकी प्रॉपर डोज के बारे में भी बताऊंगा और किस इन्वायरमेंट में आप जो है विटामिन B12 जिनसे वो ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो उस पर भी मैं जो है वो डिस्कस करूंगा और बताऊंगा आपको। सो लेट्स स्टार्ट इट। अब असल सवाल ये है कि मेटफॉर्मिन विटामिन B12 को कैसे काम करती है। अगर नॉर्मल कंडीशन में विटामिन B12 की बात की जाए कि वो कैसे बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब होता है, तो विटामिन B12 स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी आंत में जो लास्ट पार्ट है जिसे हम टर्मिनल इलियम कहते हैं वहां से बेसिकली अब्जॉर्ब होता है। इस प्रोसेस के लिए इसे इंट्रिंसिक फैक्टर की जरूरत होती है। अब इंट्रिंसिक फैक्टर्स क्या है? इंट्रिंसिक फैक्टर्स बेसिकली वाइटल ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जो कि स्टमक के अंदर जो है वो बनती हैं और वो हेल्प आउट करती हैं छोटी आंत में विटामिन B12 को अब्जॉर्ब करवाने में इनसाइड द बॉडी। उसके अलावा ये अब्जॉर्प्शन कैल्शियम डिपेंडेंट होती है और कैल्शियम तब भी मौजूद होगा छोटी आंत में जब विटामिन D होगा। विटामिन D बेसिकली अब्जॉर्ब करवाता है कैल्शियम को और कैल्शियम की उधर प्रोडक्शन होती है छोटी आंत के अंदर और कैल्शियम जो है फिर उसको विटामिन B12 को बेसिकली अब्जॉर्ब करते हैं। तो ये बेसिकली एक लिंक्ड कनेक्शन है। बॉडी के अंदर विटामिन D, कैल्शियम और विटामिन B12 का होना मस्त जरूरी है। तो सवाल ये है कि मेटफॉर्मिन यहाँ क्या डिस्टर्ब करती है। तो मेटफॉर्मिन इंटेस्टाइन के अंदर जो कैल्शियम डिपेंडेंट अब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म है उसको बेसिकली डिस्टर्ब कर देती है। उसकी वजह से होता क्या है कि जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं जिसमें जो वाइटल ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जो कि बाइंड करनी थी विटामिन B12 के साथ, वो प्रॉपर्ली बाइंड नहीं होती, उसका कम्प्लेक्स नहीं बन सकता। और सेकेंडली ये है कि वो B12 जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो जज़ब नहीं होती। एंड थर्डली ये है कि जब इंटेस्टाइन में नहीं होगी तो ब्लड के अंदर जो है उसकी अब्जॉर्प्शन नहीं होगी। और फिर ये कि बॉडी के अंदर जो स्टोर फॉर्म में विटामिन B12 अवेलेबल है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है और ये डेफिशिएंसी वीक्स में नहीं बल्कि मंथ्स और ईयर्स में डेवलप होती है और इसलिए पेशेंट को पता भी नहीं चलता। तो अगर हम बात करें विटामिन B12 के अकॉर्डिंगली कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी इतनी खतरनाक क्यों है, तो विटामिन B12 सिर्फ एक विटामिन नहीं है बल्कि ये नर्वस सिस्टम को, उसके अलावा ब्लड को और उसके अलावा और ब्रेन के लिए भी लाइफ सपोर्टिंग है। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से टिंगलिंग की कंडीशन मींस के बॉडी के अंदर मोर स्पेसिफिकली हैंड्स और फीट्स में सुइयां चुभना, उसके अलावा सुनपन हाथों और पाँव के अंदर जो है वो, उसके अलावा बर्निंग की सेंसेशन होना। अगर हम विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की ब्लड के अकॉर्डिंगली बात करें तो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाना, उसके अलावा स्किन का जो है वो जरद हो जाना, शार्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाना। इसी तरह अगर हम ब्रेन की बात करें तो
तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से एक्सट्रीम फटीग की कंडीशन हो जाना, पेशेंट जो है वो थकावट महसूस करेगा, उसके अलावा कमजोरी महसूस करेगा, वीकनेस, उसके अलावा मेमोरी के सम हो इशू क्रिएट हो जाएंगे, उसके अलावा डिप्रेशन लाइक फीलिंग महसूस करेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो विटामिन बी की डेफिशिएंसी के साथ लिंक करती हैं। तो अक्सर सवाल ये होता है कि क्या डायबिटिक न्यूरोपैथी और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स सेम होते हैं? तो हाँ, सेम होते हैं, इसीलिए अक्सर असल वजह मिस हो जाती है। सो अब हम बात कर लेते हैं कि कौन ज्यादा रिस्क पर है। ऐसा पेशेंट के जो मेटफॉर्मिन का लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर रहा है, या फिर ऐसा पेशेंट के जो क्रोनिक डायबिटिक पेशेंट है और मेटफॉर्मिन का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके अंदर जो है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का रिस्क जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। या फिर ऐसे पेशेंट के जो 2 साल से ज्यादा जो है मेटफॉर्मिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अलावा हाई डोज ले रहे हैं मेटफॉर्मिन की 1500 से 2000 mg पर डे, उसके अलावा एल्डरली पेशेंट्स आ जाते हैं, उसके अलावा ऐसे पेशेंट के जो मेटफॉर्मिन के साथ PPIs ले रहे हैं जैसे कि ओमिप्राजोल हो गया, इसोमिप्राजोल, तो उन पेशेंट में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। मींस के जितना लंबा मेटफॉर्मिन का इस्तेमाल किया जाएगा, या फिर ऐसा पेशेंट के जो क्रोनिक है और लंबे अरसे से मेटफॉर्मिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का रिस्क बढ़ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि एक पेशेंट है और वो क्रोनिक है डायबिटिक पेशेंट और लंबे अरसे से मेटफॉर्मिन जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के लिए कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए? तो उसमें सीरम विटामिन B12 जो है वो टेस्ट करवाना चाहिए और उसको रिपीट करना चाहिए आफ्टर 1 to 2 ईयर, मस्ट रिपीट करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि वो पेशेंट के जो मेटफॉर्मिन लंबे अरसे से इस्तेमाल कर रहा है और उसको विटामिन B12 की सिम्टम्स आ गई हैं या B12 की डेफिशिएंसी हो गई है, तो उसके कौन सी सप्लीमेंट जो है वो लेने चाहिए? सो नंबर 1 पे जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को इम्प्रूव करती है ओरल मेडिकेशन है, वो है मिथाइल कोबालामाइन, जो कि एक वेल नोन ब्रांड मेथिकोबाल के नाम से मशहूर है। अब इसकी अगर डोज की बात की जाए तो एक क्रोनिक पेशेंट को 500 से लेके 1500 mcg डोज जो है वो पर डे में मस्ट लेनी चाहिए। यानी कि अगर एक पेशेंट है वो क्रोनिक डायबिटिक पेशेंट है और लंबे अरसे से जो है मेटफॉर्मिन का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको पर डे में 1 से 3 गोलियां जो है मेथिकोबाल की या मिथाइल कोबालामाइन की इस्तेमाल करना मस्ट जरूरी है। अब हम इसकी इस्तेमाल की बात कर लेते हैं कि हमें मेथिकोबाल को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। मैं श्योर हूँ कि 99% लोग जो है वो इससे नहीं जानते कि इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले जो है मेथिकोबाल जो है वो कभी भी सन एक्सपोजर या फिर आर्टिफिशियल लाइट के सामने कभी भी नहीं खाना चाहिए। मेथिकोबाल हमेशा जो है वो अंधेरे में खानी चाहिए, ओरली फॉर्म में हो, या अगर IV फॉर्म है तो उसको जो है वो अंधेरे में इंट्रामस्कुलरी या फिर IV लगवाना चाहिए। एक चीज होगी। सेकंडली चीज ये है कि हमें अंधेरे में क्यों खाना चाहिए? सवाल तो ये बनता है ना। इसकी वजह ये है कि जब भी मेथिकोबाल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है फार्मा इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली, जिधर मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है या पैकेजिंग का प्रोसेस चल रहा होता है, तो लाइट को ऑफ कर दिया जाती है और एक दूर लगी लाइट के अकॉर्डिंगली जो है वो मॉनिटरिंग की जाती है या इसकी पैकेजिंग की जाती है, क्योंकि ये केमिकल जो है वो लाइट सेंसिटिव है। और सेकेंडली बात ये है कि जब भी इसका इनटेक किया जाए तो वो अंधेरे में किया जाए और फौरी तौर पे किया जाए। अगर आप इसका इनटेक ज़रा डिले कर देते हैं या पैकेजिंग से निकालने के बाद, तो एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो उस पर अफेक्ट होंगे, जिसकी वजह से एक्सीडेशन हो जाएगी। एक्सीडेशन के बाद जो है वो उसका जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है 50 से या 100 से जो है वो 20% भी नहीं होगा। तो इसलिए अगर आप ओरली मेडिसिन ले रहे हैं मेथिकोबाल के फॉर्म में, तो वो आप अंधेरे में लें। अगर आप इंजेक्टेबल फॉर्म में लगवा रहे हैं या कर रहे हैं, तो वो भी अंधेरे में लगवाएं, IV लगवाएं या फिर इंट्रामस्कुलर के अकॉर्डिंगली लगवाएं। इसके अलावा हम विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू फूड, अपनी डाइट के अकॉर्डिंगली, जिसमें हम मीट का इंटेक ले सकते हैं, मोर स्पेसिफिकली फिश के अकॉर्डिंगली। उसके अलावा जो उनसे हम एग ले सकते हैं, मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ऐसे पेशेंट के जो मेटफॉर्मिन का इस्तेमाल एक लंबे अरसे से कर रहे हैं, तो उनके लिए सिर्फ डाइट ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उनके साथ जो है विटामिन B12 के सप्लीमेंटेशन का लेना मस्त ज़रूरी है। सो अब हम बात कर लेते हैं कि कॉमन मिस्टेक्स जो कि डायबिटिक पेशेंट जो है वो करते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन में जो है वो मेटफॉर्मिन का इस्तेमाल
इस्तेमाल ही छोड़ देते हैं, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक है। हालांकि अगर एक पेशेंट है कि जो क्रोनिक डायबिटिक पेशेंट है और मेटफॉर्मिन का एक लंबे अरसे से इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको ब्लड शुगर की मॉनिटरिंग के साथ साथ उसको विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी का टेस्ट भी करवाना चाहिए, जो कि विटामिन बी 12 सीरम टेस्ट है, और उसको भी मॉनिटर करना चाहिए। सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि मेटफॉर्मिन का इस्तेमाल ही बंद कर दें, या फिर विटामिन बी 12 बिना टेस्ट जो है उसका इस्तेमाल करना, या फिर ज़्यादा इस्तेमाल करना। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो काइंडली मस्ट लाइक करिए और शेयर करें उन फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड सर्कल के साथ कि जो शुगर के पेशेंट हैं या डायबिटिक पेशेंट हैं, और द ज़ेफ डोज़ को सब्सक्राइब करें। और एट दी एंड आपने कमेंट में मुझे बताना है कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाई जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।